दोस्तों आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरीब नौकर की झोपड़ी में रात बिताने पहुंची करोड़पति विधवा मालकिन। फिर पूरी रात जो हुआ उसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और रिश्तों के सारे फर्क पीछे छूट जाते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक करोड़पति विधवा मालकिन जिसने कभी अपने आलीशान बंगले के बाहर की जिंदगी को करीब से नहीं देखा था, मजबूरी में अपने गरीब नौकर की छोटी सी झोपड़ी में रात बिताने पहुंची। लेकिन आधी रात को जो हुआ उसने उसकी सोच, उसका दिल और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, राजू पिछले 12 सालों से कमला देवी के आलीशान बंगले में नौकर था। सुबह सबसे पहले वही मुख्य दरवाजा खोलता, आंगन में पानी का छिड़काव करता, पौधों को सींचता, रसोई के लिए सब्जियां लाता और रात सबसे आखिर में पूरे बंगले की लाइटें बंद करके अपने गांव की सीमा पर बनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में लौटता। उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी इतनी बड़ी थी कि पूरे शहर में लोग कहते थे अगर कोई अपनी आंखें बंद करके भी किसी पर भरोसा कर सकता है तो वह राजू है। दूसरी तरफ कमला देवी पूरे जिले की सबसे अमीर और सम्मानित महिला थी। करोड़ों की फैक्ट्रियां, सैकड़ों बीघा जमीन, कई बड़े शोरूम और शहर के बीचों बीच खड़ा उनका महल जैसा बंगला उनकी दौलत की कहानी कहता था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही पूरे कारोबार को संभाला था। उम्र भले ही 40 के आसपास पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जहां से गुजरती लोग सम्मान से सिर झुका लेते। उनकी सुंदरता से ज़्यादा चर्चा उनके अनुशासन और दयालु स्वभाव की होती थी। राजू ने कभी अपनी मालकिन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह उन्हें हमेशा माँ जैसा सम्मान देता था और कमला देवी भी उसे केवल नौकर नहीं बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान मानती थी। एक दिन सुबह जब राजू हमेशा की तरह बंगले की सफाई कर रहा था, तभी उसने देखा कि कमला देवी बरामदे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर पहली बार अजीब सी उदासी थी। राजू ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, मालकिन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कमला देवी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तबीयत तो ठीक है राजू, लेकिन इंसान के पास सब कुछ होकर भी अगर अपना कहने वाला कोई ना हो तो महल भी जेल जैसा लगने लगता है। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मालकिन, भगवान हर दुख का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि ये गरीब नौकर केवल हाथों से काम करने वाला आदमी नहीं बल्कि दिल से बहुत अमीर इंसान। उसी दिन दोपहर को कमला देवी के कुछ रिश्तेदार बंगले पर आए। वे मीठी बातें करते रहे, लेकिन उनकी नजरें बार बार जायदाद के कागजों पर टिक जाती थी। राजू दूर खड़ा सब देख रहा था। जब रिश्तेदार चले गए तो उसने देखा कि कमला देवी की आंखें नम थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उनके सामने पानी का गिलास रख दिया। कमला देवी ने गिलास लेते हुए कहा, राजू, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच्चे और झूठे अपने लोगों की पहचान करना। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, जो बिना मतलब साथ दें वही अपना होता है। कमला देवी ने पहली बार उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई महसूस की जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती थी। शाम होते होते अचानक बंगले के मैनेजर ने आकर खबर दी कि पहाड़ी इलाके में बनी कमला देवी की नई फैक्ट्री के पास पुल टूट गया है और वहां फंसे मजदूरों की मदद के लिए तुरंत निकलना पड़ेगा। कमला देवी बिना देर किए अपनी कार से रवाना हो गई और राजू भी उनके साथ चला गया। रात होने तक राहत का काम चलता रहा। लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ दूर पहुंचते ही कार कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार बाहर नहीं निकली। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था और आसपास कई किलोमीटर तक कोई होटल या धर्मशाला नहीं थी। तभी राजू ने संकोच से कहा, मालकिन, यहाँ से मेरा गांव सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। अगर आप अनुमति दें तो आज की रात मेरी छोटी सी झोपड़ी में रुक जाइए। सुबह होते ही मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर ड्राइवर
ड्राइवर भी चुप हो गया। कमला देवी ने चारों ओर अंधेरे, बारिश और सुनसान रास्ते को देखा, फिर राजू की आंखों में झलकती सच्चाई को महसूस किया। कुछ पल के मौन के बाद उन्होंने धीरे से कहा, चलो राजू, आज किस्मत हमें तुम्हारे घर ले जाना चाहती है। देखते हैं उस झोपड़ी में कैसी दुनिया बसती है जहाँ इतना ईमानदार इंसान रहता है। राजू घबरा गया। उसे अपनी टूटी हुई झोपड़ी, मिट्टी का फर्श और टपकती छत याद आने लगी। उसे डर था कि करोड़ों की मालकिन वहां पहुंचकर क्या सोचेगी, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आज की ये रात उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजू ने जल्दी जल्दी अपनी पुरानी छतरी कमला देवी की सिर पर कर दी और खुद बिना किसी परवाह के बारिश में भीगता हुआ आगे आगे चलने लगा। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी देखकर मालकिन कहीं असहज ना हो जाए। लगभग 10 मिनट बाद वे गांव के आखिरी छोर पर पहुंच गए, जहां कुछ कच्चे घरों के बीच राजू की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। छप्पर के कई हिस्से पुराने हो चुके थे और बरसात की बूंदें यहाँ वहां से टपक रही थी। दरवाजा खोलते ही राजू ने झटपट अंदर रखी चरपाई से पुरानी चादर हटाई, मिट्टी के फर्श को सूखे बोरे से पोंछा और संकोच से बोला, मालकिन, घर छोटा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। कमला देवी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में बस एक चरपाई, एक पुराना लकड़ी का बक्सा, मिट्टी का चूल्हा, 2 पीतल के बर्तन, भगवान की छोटी सी तस्वीर और दीवार पर टंगी राजू के बूढ़े माता पिता की फीकी पड़ चुकी तस्वीर थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा घर ऐसा क्यों है? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मालकिन, जो कमाता हूँ उसका बड़ा हिस्सा गांव के कर्ज और अपने बीमार चाचा की दवाइयों में चला जाता है। बाकी से 2 वक्त की रोटी चल जाती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। कमला देवी कुछ क्षण उसे देखती रही। उन्हें याद आया कि बंगले में कभी राजू ने वेतन बढ़ाने की मांग नहीं की, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की और कभी अपने दुख का जिक्र तक नहीं किया। तभी तेज हवा के साथ बारिश और बढ़ गई। छत के एक कोने से पानी टपकने लगा। राजू तुरंत एक बाल्टी रख आया और बोला, बरसात में यही दिक्कत होती है, लेकिन रात निकल जाती है। कमला देवी के मन में अजीब सी कसक उठी। जिस इंसान ने उनके महल को हमेशा चमकाकर रखा, उसकी अपनी जिंदगी इतनी अभावों से भरी थी। राजू ने चूल्हे में सूखी लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन जब लकड़ियां नमी से भीग चुकी थी, उसने हार नहीं मानी। पुराने नारियल के छिलकों और सूखे उपलों से किसी तरह आग जलाई और बोला, मालकिन, खाने को ज्यादा कुछ नहीं है, बस मोटे आटे की 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और प्याज है। अगर आप चाहें तो मैं गांव से कुछ और ले आऊं। कमला देवी ने तुरंत रोक दिया, नहीं राजू, आज वही खाऊंगी जो तुम खाते हो। यह सुनकर राजू की आंखें झुक गई। उसने बड़ी सावधानी से मिट्टी की थाली में रोटियां और दाल परोसी। कमला देवी ने पहला निवाला मुंह में रखा तो उन्हें ऐसा स्वाद मिला जो उनके महंगे भोजनों में कभी नहीं मिला था। उसमें मसालों से ज्यादा मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान की खुशबू थी। खाना खाते खाते उनकी नजर लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उन्होंने पूछा, इसमें क्या रखा है? राजू ने धीरे से बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक फटी डायरी, कुछ सरकारी रसीदें और एक कपड़े में लिपटी छोटी सी थैली थी। कमला देवी ने उत्सुकता से पूछा, ये थैली? राजू ने उसे दोनों हाथों से उठाकर कहा, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। थैली खुली तो उसमें सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि नोटों की छोटी छोटी गड्डियां थी जिन पर तारीखें लिखी थी। कमला देवी हैरान रह गई। राजू बोला, हर महीने तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा बचाता हूँ, ये पैसे मेरे लिए नहीं हैं, गांव की 5
गरीब विधवा माताओं के लिए हैं। जब किसी की बेटी की शादी होती है या किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो बिना अपना नाम बताए यही पैसे पहुंचा देता हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया है ताकि मैं गरीबों का दर्द समझ सकूं। ये सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई। करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद उन्होंने कभी इतनी निस्वार्थ सोच नहीं देखी थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि असली अमीरी बैंक के खातों में नहीं, इंसान के दिल में होती है। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने घबराकर जोर से दस्तक दी। राजू तुरंत उठा, दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक बूढ़ा किसान कांपता हुआ खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह घबराहट में सिर्फ इतना कह पाया, राजू जल्दी चल, बड़ी मुसीबत हो गई है। ये सुनते ही राजू और कमला देवी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात अभी और भी बड़े इम्तिहान लेकर आने वाली है। राजू ने बिना एक पल गवाए दरवाजा पूरी तरह खोला और बूढ़े किसान को सहारा देकर अंदर बैठाया, लेकिन वह घबराहट में बैठ भी नहीं पा रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, राजू, शांति काकी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। कई घंटों से तेज बुखार में तप रही हैं, अब सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और इस बारिश में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। अगर अभी कुछ नहीं किया तो शायद सुबह होने से पहले। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजू ने बिना सोचे अपनी पुरानी टॉर्च उठा ली। कमला देवी ये सब चुपचाप देख रही थी। उन्होंने पूछा, इतनी रात को इतनी बारिश में भी तुम जाओगे? राजू ने दृढ़ स्वर में कहा, मालकिन, अगर मैंने जाने से किसी की जान बच सकती है तो ये बारिश मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। इतना कहकर वह बाहर निकलने लगा। तभी कमला देवी भी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राजू चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, रास्ता बहुत खराब है, आपको तकलीफ होगी। कमला देवी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिस गांव के लोगों की मेहनत से मेरे खेत लहलाते हैं, जिन मजदूरों की वजह से मेरी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके दुख से मुंह मोड़कर मैं खुद को इंसान कैसे कह सकती हूँ? राजू कुछ नहीं बोला। तीनों बारिश में भीगते हुए शांति काकी की झोपड़ी की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने कमला देवी का दिल दहला दिया। बूढ़ी शांति काकी फटे बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनके पास बैठी दो वृद्ध पड़ोसन ने रो रही थी। घर में दवा तो दूर, पीने का साफ पानी तक नहीं था। राजू ने तुरंत उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। गांव के एक युवक को साइकिल लेकर पास के कस्बे से डॉक्टर बुलाने भेजा और खुद लगातार उनकी देखभाल करता रहा। कमला देवी ने पहली बार देखा कि जिसे लोग सिर्फ एक गरीब नौकर समझते हैं, वह गांव वालों के लिए अपने बेटे से कम नहीं था। हर कोई उसी पर भरोसा कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर किसी तरह पहुंचा। उसने जांच करने के बाद कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। उसने दवाइयाँ लिखी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इलाज में काफ़ी खर्च आएगा। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास पैसे नहीं थे। तभी राजू बिना कुछ बोले अपनी जेब से वही छोटी कपड़े की थैली निकाल आया जिसमें उसने गरीब विधवाओं की मदद के लिए पैसे जमा किए थे। उसने पूरी थैली डॉक्टर के सामने रख दी और बोला, पहले इनकी जान बचाइए, बाकी भगवान देख लेगा। कमला देवी स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि ये राजू की वर्षों की बचत थी, फिर भी उसने एक पल के लिए भी उसे अपने लिए नहीं बचाया। डॉक्टर दवा देकर चला गया और धीरे धीरे शांति काकी की हालत संभलने लगी। कुछ देर बाद जब सब लोग लौटने लगे तो गांव के कई बुजुर्ग राजू के पैरों को छूने लगे। राजू घबरा गया और सबको रोकते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए, मैं भी आप ही
लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ। तभी एक बुजुर्ग ने कमला देवी की तरफ देखकर कहा, बिटिया, तुम्हें भगवान ने बड़ा भाग्य दिया है कि तुम्हारे यहाँ ऐसा आदमी काम करता है। ये पिछले 10 साल से पूरे गांव का सहारा बना हुआ है। कितने लोगों की बेटियों की शादी कराई, कितने का इलाज कराया, लेकिन कभी किसी को अपना नाम तक नहीं बताया। कमला देवी की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। उन्हें याद आने लगा कि शहर में कितने बड़े बड़े लोग समाज सेवा का दिखावा करते हैं, अखबारों में फोटो छपवाते हैं, लेकिन ये गरीब नौकर बिना किसी पहचान की इच्छा के चुपचाप लोगों की जिंदगी बदलता रहा। वापस झोपड़ी की ओर लौटते समय उन्होंने पहली बार राजू से कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसान की हैसियत उसके कपड़ों, घर या बैंक बैलेंस से नहीं, उसके दिल की दौलत से तय होती है। राजू मुस्कुराकर बोला, मालकिन, भगवान ने मुझे देने लायक ज़्यादा कुछ नहीं दिया, इसलिए जो थोड़ा मिला है उसे बांटकर ही खुशी मिलती है। कमला देवी उसके इस जवाब को सुनकर लंबे समय तक कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात जब वे दोनों वापस झोपड़ी में पहुंचेंगे, तब वहां उनका इंतजार एक ऐसा सच कर रहा होगा जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि राजू की किस्मत का भी नया अध्याय खोल देगा। जब राजू और कमला देवी वापस झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। राजू का चेहरा एकदम उतर गया, क्योंकि वह जाते समय उसे अच्छी तरह बंद करके गया था। वह तेजी से अंदर घुसा तो देखा कि लकड़ी का पुराना बक्सा खुला पड़ा है और उसके सारे कपड़े, कागज और सामान फर्श पर बिखरे हुए हैं। राजू ने घबराकर हर चीज उठानी शुरू की, तभी उसकी नज़र उस छोटी कपड़े की थैली पर गई जिसमें उसने वर्षों की बचत रखी थी। थैली वही थी, लेकिन लगभग खाली हो चुकी थी, क्योंकि उसका अधिकांश पैसा वह शांति काकी के इलाज में दे चुका था। उसने राहत की सांस ली और धीरे से बक्सा समेटने लगा। कमला देवी ने देखा कि बक्से के नीचे कुछ पुराने लिफाफे दबे हुए थे। उनमें से एक लिफाफा भीग चुका था और उसका कागज बाहर निकल आया था। राजू उसे छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमला देवी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने पूछा, राजू, ये क्या है? राजू पहले तो चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ नहीं मालकिन, बस पुराने कागज हैं। कमला देवी ने प्यार से कहा, अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। राजू ने गहरी सांस ली और वह भीगा हुआ कागज उनके हाथ में रख दिया। वह एक अस्पताल की रिपोर्ट थी, जिसके साथ एक पुरानी रसीद लगी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही कमला देवी का चेहरा बदल गया। उसमें लिखा था कि कई वर्ष पहले राजू ने अपनी एक किडनी दान की थी। कमला देवी ने हैरानी से पूछा, तुमने अपनी किडनी किसे दी थी? राजू ने नजरें झुका ली और बोला, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमला देवी ने फिर पूछा, लेकिन किसे? कुछ पल की खामोशी के बाद राजू की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मालकिन, आपके पति मालिक साहब को। ये सुनते ही कमला देवी जैसे पत्थर की हो गई। उन्हें अपने पति की वह बड़ी सर्जरी याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि एक अनजान दानी ने समय रहते किडनी देकर उनकी जान बचा ली थी। लाख कोशिश के बाद भी उस दानी का नाम कभी सामने नहीं आया था। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अविश्वास से पूछा, वो इंसान तुम थे? राजू ने सिर झुका लिया और बोला, मालिक मेरे लिए सिर्फ मालिक नहीं थे, उन्होंने मुझे भूख से मरते हुए देखा था और बिना पूछे काम दिया था। अगर उनकी जान बचाने के लिए मुझे एक नहीं, दोनों किडनी भी देनी पड़ती तो मैं पीछे नहीं हटता। मैंने डॉक्टरों से सिर्फ एक बात कही थी कि मेरा नाम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि एहसान जताने से सेवा छोटी हो जाती है। कमला देवी अब अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उन्हें याद आया कि पति के निधन के बाद उन्होंने कई बार उस अनजान व्यक्ति को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफल रही। आज वही इंसान उनकी आंखों के सामने खड़ा था और इतने वर्षों तक कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने भराए गले से पूछा, राजू, अगर उस समय
बता देते तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल देती। राजू हल्की मुस्कान के साथ बोला, मालकिन अगर बदले में कुछ लेना ही होता तो वह दान नहीं सौदा कहलाता। मालिक की जान बच गई थी, मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम था। कमला देवी ने आगे बढ़कर पहली बार राजू के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उनके मन में अमीरी का सारा अभिमान टूट चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिस आदमी को उन्होंने हमेशा अपना वफादार नौकर समझा, वह तो उनके परिवार का सबसे बड़ा उपकारक निकला। उसी समय बाहर से कुछ लोगों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के दो युवक भागते हुए झोपड़ी तक पहुंचे और हांफते हुए बोले, राजू भैया, शहर से कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं। वे मालकिन को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कमला देवी ने आज रात कुछ कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो सुबह तक उनकी सारी संपत्ति किसी और के नाम हो जाएगी। ये सुनते ही कमला देवी समझ गई कि उनके अपने रिश्तेदार इस बारिश भरी रात का फायदा उठाकर उनकी पूरी जायदाद हड़पने की आखिरी चाल चल चुके हैं और अब ये रात सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि सच और लालच की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। कमला देवी ने जैसे ही ये खबर सुनी, उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह समझ चुकी थी कि उनके रिश्तेदारों ने ये अफवाह फैला दी होगी कि वह कहीं लापता हो गई है, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में फर्जी दस्तावेजों पर कब्जा जमाया जा सके। राजू ने बिना समय गवाए गांव के उन युवकों से पूरी बात पूछी। उन्होंने बताया कि 4 लग्जरी गाड़ियां गांव के बाहर खड़ी हैं और उनमें बैठे लोग हर घर में पूछताछ कर रहे हैं। राजू ने तुरंत निर्णय लिया कि कमला देवी को अभी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। कुछ ही देर में कई ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई राजू की बात पर भरोसा करता था। राजू ने सभी से कहा, आज ये सिर्फ मेरी मालकिन की लड़ाई नहीं है, ये उस इंसान की इज्जत की लड़ाई है जिसने कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। गांव वालों ने एक स्वर में उसका साथ देने का वादा किया। उधर कमला देवी चुपचाप ये सब देख रही थी। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि जिस रिश्तेदारों को उन्होंने वर्षों तक अपना समझकर हर सुख सुविधा दी, वही लोग आज उनकी दौलत के लिए उन्हें धोखा देने पर उतर आए थे। जबकि ये गरीब गांव, जिससे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, उनकी रक्षा के लिए एकजुट खड़ा था। तभी गांव के बाहर से कुछ लोग झोपड़ी के ओर बढ़ते दिखाई दिए। उनके साथ कमला देवी का चचेरा देवर महेश भी था, जो वर्षों से उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, हम आपको लेने आए हैं। वकील और जरूरी कागज तैयार हैं, बस आपके हस्ताक्षर चाहिए। कमला देवी झोपड़ी से बाहर निकली। उनके कपड़े साधारण थे, बाल बारिश से भीगे हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उन्होंने सीधे महेश की आंखों में देखकर पूछा, इतनी रात को मेरी चिंता अचानक कैसे होने लगी? महेश बनावटी मुस्कान के साथ बोला, आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तभी राजू आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, अगर सचमुच सुरक्षा की चिंता होती तो आप पहले ये पूछते कि मालकिन ठीक है या नहीं, कागजों की बात बाद में करते। महेश ने तिरस्कार से राजू की ओर देखा और बोला, तू एक नौकर है, अपनी औकात में रहे। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजू ने गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, औकात इंसान के कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से बनती है। कमला देवी ने उसी क्षण दृढ़ आवाज में कहा, आज से राजू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरे परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य है। इसके सम्मान का अपमान मेरा अपमान है। महेश का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से फाइल खोलकर कुछ कागज आगे बढ़ाए और कहा, भाभी, बस औपचारिकता है, साइन कर दीजिए। कमला देवी ने कागज ध्यान से पढ़े। कुछ ही क्षणों में उन्होंने समझ आ गया कि ये तो पूरी संपत्ति महेश और उसके बेटे के नाम करने का यंत्र था। उन्होंने बिना एक पल गवाए उन कागजों को सबके सामने फाड़ दिया। महेश का धैर्य टूट गया। वो चिल्लाने लगा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, जब तक इस गांव का एक भी आदमी जिंदा है, कोई भी बेईमानी से हमारी बेटी
समान कमला देवी का हक नहीं छीन सकता। ये सुनकर महेश और उसके साथी गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते वह धमकी दे गया कि सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। उनके जाने के बाद झोपड़ी के बाहर फिर सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने राजू की ओर देखा, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजू, आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं सब कुछ खो चुकी होती। राजू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालकिन, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन उसी समय गांव का डाकिया भीगता हुआ दौड़ता आया। उसके हाथ में शहर से आया एक सील बंद सरकारी लिफाफा था। उसने कहा, कमला देवी जी, ये बहुत ज़रूरी है। अधिकारियों ने कहा है कि ये पत्र आपके हाथों में आज रात ही पहुंचना चाहिए। कमला देवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे जैसे उनकी नजरें उस पत्र की पंक्तियों पर दौड़ती गई, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। अंत में उन्होंने अविश्वास से राजू की ओर देखा, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ सच न केवल उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था, बल्कि राजू के अतीत से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। कमला देवी ने कांपते हाथों से वह सरकारी पत्र दोबारा पढ़ा, मानो उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास ना हो रहा हो। राजू ने धीरे से पूछा, मालकिन, क्या बात है? कुछ क्षण तक वह मौन रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये जिला न्यायालय का आदेश है। पिछले कई महीनों से मेरी कुछ पुश्तैनी जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा था। आज फैसला आ गया है। अदालत ने साफ लिखा है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक ईमानदारी और निष्ठा से इस पूरी संपत्ति की रक्षा की, उसकी गवाही और रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित हुआ है कि मेरे खिलाफ जो सारे दस्तावेज तैयार किए गए थे वे फर्जी थे। अदालत ने उन सभी दस्तावेजों को रद्द कर दिया है। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन कमला देवी की आंखें अभी भी पत्र पर टिकी थी। उन्होंने आगे पढ़ा और अचानक उनकी आवाज़ भर गई, और इसमें एक बात और लिखी है। उन्होंने पत्र राजू की ओर बढ़ा दिया। उसमें वर्षों पुराने रिकॉर्ड का उल्लेख था, जिसमें लिखा था कि कमला देवी के दिव्यगत पति ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले अपनी निजी डायरी और वसीयत में एक विशेष टिप्पणी दर्ज करवाई थी। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरे बाद मेरी पत्नी अकेली पड़ जाए और उसे किसी पर ज़्यादा भरोसा करना हो तो वह राजू पर करे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन राजू जैसा सच्चा इंसान नहीं देखा। ये लड़का कभी दौलत के लिए नहीं जिएगा, बल्कि इंसानियत के लिए जिएगा। ये पढ़ते ही कमला देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्हें अपने पति की आखिरी बातें याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन विश्वास होता है। उस समय वह इस बात का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज सब स्पष्ट हो चुका था। राजू की आंखें भी नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मालिक मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देते थे, मैं तो बस अपना काम करता था। कमला देवी ने भावुक होकर कहा, नहीं राजू, तुमने सिर्फ काम नहीं किया, तुमने हमारे परिवार को टूटने से बचाया। पहले मेरे पति की जान बचाई, फिर उनकी इज्जत बचाई, फिर मेरी संपत्ति बचाई, और आज इस अकेली रात में मेरा विश्वास भी बचा लिया। झोपड़ी के बाहर खड़े गांव वाले ये सब सुन रहे थे। कई बुजुर्गों की आंखें भर आई। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग रामदयाल काका आगे आए और बोले, बेटी, आज एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ जो शायद राजू ने कभी नहीं बताई। कमला देवी ने उनकी ओर देखा। रामदयाल काका ने कहा, 5 साल पहले तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगी थी। उस रात सब लोग अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन अंदर ऑफिस में रखी जरूरी फाइलें और मजदूरों का वेतन फंस गया था। राजू अपनी जान की परवाह किए बिना आग के बीच घुस गया था और सारी फाइलें और पैसों से भरा बैग बाहर निकाल आया। अगर वह ऐसा ना करता तो सैकड़ों मजदूरों का घर उजड़ जाता, लेकिन अगले दिन अखबारों में किसी ने उसका नाम नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने खुद मना कर दिया था। कमला देवी स्तब्ध रह गई। उन्हें याद आया कि उस घटना के बाद उन्होंने पूरे स्टाफ को इनाम दिया था, लेकिन असली बहादुर कौन था ये कभी सामने नहीं आया। उन्होंने राजू से पूछा, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया? राजू मुस्कुराया और बोला, मालकिन, अगर हर अच्छे काम का हिसाब रखने लगूं तो फिर वह सेवा नहीं रहेगी। मुझे बस इतना पता है कि भगवान ने जब तक हाथ पैर दिए हैं तब तक किसी के काम आना चाहिए। ये सुनकर कमला देवी के मन का हर
भ्रम टूट चुका था। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन एक बड़ा निर्णय ले लिया, लेकिन उसे किसी से नहीं कहा। रात अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, बारिश भी थम चुकी थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। तभी गांव के बाहर से कई सरकारी गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। कुछ ही मिनटों में पुलिस और जिला प्रशासन की गाड़ियां झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। सबसे आगे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं उतरे। गांव वाले घबरा गए, लेकिन दोनों अधिकारी सीधे कमला देवी के सामने आकर आदर से झुक गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कमला देवी जी, हमें खबर मिली है कि आज रात आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, इसलिए हम भी उसके गवाह बनने आए हैं। ये सुनकर राजू हैरान रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कमला देवी सुबह होते ही ऐसा कौन सा फैसला लेने वाली है, जिसकी चर्चा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंच चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की पगडंडियों पर बिखरी, राजू की छोटी सी झोपड़ी के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। रात भर की घटनाओं की खबर आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। हर किसी के मन में एक सवाल था कि आखिर करोड़पति विधवा मालकिन कमला देवी ऐसा कौन सा फैसला लेने वाली है, जिसके लिए जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और कई सरकारी अधिकार खुद गांव पहुंच गए हैं। राजू अब भी सबसे पीछे खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीगे होने के कारण पूरी तरह सूख नहीं पाए थे। पैरों में वही पुरानी चप्पल थी और चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्रता थी। उसे लग रहा था कि अधिकारी शायद कमला देवी की सुरक्षित वापस ले जाने आए हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी अपनी जिंदगी बदलने वाली है। तभी कमला देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। रात भर की घटनाओं ने उनके भीतर की दुनिया बदल दी थी। उनकी आंखों में अब वह अकेलापन नहीं था जो पिछले कई वर्षों से दिखाई देता था। उनमें आत्मविश्वास, अपनापन और एक बड़ा निर्णय साफ झलक रहा था। उन्हें सबसे पहले गांव के बुजुर्गों को प्रणाम किया और फिर राजू की ओर देखकर बोली, राजू, आज तक तुमने मुझे हमेशा मालकिन कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। राजू ने सिर झुका लिया और बोला, मालकिन, मैं आपका नौकर हूँ। आपने जो सम्मान दिया वही मेरे लिए बहुत है। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो फर्क है तुम में, मैं और दुनिया के बाकी लोगों में। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे ज्यादा पाने के योग्य होता है। वहां मौजूद सभी लोग पूरी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कमला देवी ने अधिकारियों से एक फाइल मंगवाई और उसे सबके सामने खोल दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे पति की अंतिम इच्छा, अदालत का आदेश और मेरे निजी निर्णय से जुड़े दस्तावेज हैं। आज से मेरे सभी कारोबारों का सबसे भरोसेमंद संरक्षक राजू होगा। ये सुनते ही पूरा गांव हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। राजू घबरा गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा। मैं पढ़ा लिखा बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो झाड़ू लगाने, पौधे को पानी देने और मेहनत करने वाला इंसान हूँ। इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल सकता हूँ? कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कारोबार चलाने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। बाकी काम सीखने वाले सीख जाते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सीख सकता। तुम्हारे पास वह दौलत है जो करोड़ों रुपए वालों लोगों के पास भी नहीं है। जिलाधिकारी ने भी आगे बढ़कर कहा, राजू, हमने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी ली है। गांव वालों के बयान, फैक्ट्री के रिकॉर्ड, अदालत की फाइलें और वर्षों का इतिहास एक ही बात साबित करता है कि तुम जैसा ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। राजू की आंखें नम हो गई। उसने कहा, साहब, मैंने तो कभी इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं। तभी गांव की शांति काकी, जिनकी जान पिछली रात बची थी, लाठी के सहारे वहां पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से राजू के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान हर इंसान को उसकी मेहनत का फल देता है, लेकिन कभी कभी वह फल मिलने में देर हो जाती है। आज वह देर खत्म हो गई। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। तभी कमला देवी ने दूसरा दस्तावेज निकाला और बोली, मैंने एक और फैसला किया है। मेरे पति का सपना था कि कोई गरीब इलाज के
अभाव में ना मरे और कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई ना छोड़े, इसलिए आज से मेरी आधी संपत्ति बेचकर मानव सेवा ट्रस्ट बनवाया जाएगा। इस ट्रस्ट का पहला संरक्षक भी राजू होगा। इस ट्रस्ट से गांवों में अस्पताल बनेंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी, विधवा महिलाओं को रोजगार मिलेगा और किसी भी जरूरतमंद को बिना पैसे के इलाज मिलेगा। पूरे गांव में तालियां की आवाज गूंज उठी, लेकिन राजू फिर भी असहज था। उसने कहा, मालकिन मेरा नाम मत जोड़िए, लोग कहेंगे कि नौकर ने मालकिन की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कमला देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर अगर सच का साथ छोड़ दिया जाए तो इंसान कभी सही फैसला नहीं ले पाएगा। दुनिया ने मुझे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ उस इंसान की परवाह है जिसने बिना किसी लालच के मेरा परिवार बचाया। इतने में गांव के बाहर अचानक कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से महेश और उसके रिश्तेदार उतरकर सीधे वहां पहुंचे। महेश गुस्से में चिल्लाया, ये सब धोखा है। एक नौकर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ये सब उसने चाल चलकर किया है। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि जिला अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, महेश जी, अदालत का फैसला हमारे पास है। आपके द्वारा तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों की जांच पूरी तरह हो चुकी है। आपके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया जा चुका है। ये सुनते ही महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने अधिकारियों को संकेत दिया। पुलिस आगे बढ़ी और महेश सहित उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। जाते जाते भी महेश चिल्लाता रहा, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि लालच कितना बड़ा हो, उसका अंत हमेशा अपमान में ही होता है। वातावरण फिर शांत हो गया। कमला देवी ने राजू की ओर देखा। राजू अब भी उसी विनम्रता से खड़ा था, मानो उसके जीवन में कुछ बदलाव ही ना हो। उसने धीरे से कहा, मालकिन, अगर आप सचमुच मुझे कोई जिम्मेदारी देना चाहती हैं तो एक वादा कीजिए। कमला देवी ने पूछा, क्या? राजू बोला, बंगले में मेरे लिए अलग कमरा मत बनवाइए। मैं उसी झोपड़ी में रहूँगा जब तक इस गांव का हर गरीब परिवार पक्के घर में नहीं रहने लगता। मेरे लिए नई गाड़ी मत खरीदिए, पहले गांव तक पक्की सड़क बनवाइए। मेरे लिए महंगे कपड़े मत सिलवाइए, पहले उन बच्चों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म बनवाइए जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर मुझे सम्मान देना ही है तो मेरी वजह से किसी गरीब का जीवन बदल दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कमला देवी ने भावुक होकर कहा, राजू, आज मैं समझ गई कि भगवान कुछ लोगों को गरीब इसलिए बनाता है ताकि दुनिया अमीरी का सही अर्थ समझ सके। उन्होंने आगे बढ़कर पूरे गांव के सामने राजू के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे बिना ये दौलत सिर्फ पत्थरों का ढेर थी, तुमने इसमें इंसानियत की जान डाल दी। गांव के बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। बुजुर्गों ने भगवान का धन्यवाद किया। महिलाओं की आंखों में गर्व के आंसू थे। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी राजू की मिट्टी की झोपड़ी पर पड़ रही थी। वही झोपड़ी जिसमें पिछली रात करोड़पति मालकिन ने पहली बार कदम रखा था और जहां उन्होंने जाना था कि सच्ची अमीरी संगमरमर के महलों में नहीं बल्कि मिट्टी की उन झोपड़ियों में भी मिल सकती है, जहां रहने वाले लोग अपने हिस्से को खुशियां बांटकर दूसरों के जीवन में उजाला भरते हैं। लेकिन राजू और कमला देवी की जिंदगी का सबसे भावुक और सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था, क्योंकि उसी दिन शाम को कमला देवी पूरे जिले के सामने एक ऐसी घोषणा करने वाली थी जिसे सुनकर हजारों लोगों की आंखें नम हो जाती।
और इंसानियत का सिर्फ गर्व से ऊंचा हो जाता। शाम होते होते जिला मुख्यालय के विशाल सभागार में हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। शहर के बड़े उद्योगपति, व्यापारी, अधिकारी, गांवों के प्रधान, मजदूर, किसान, पत्रकार और दूर दूर से आए सामान्य लोग एक ही बात जानना चाहते थे कि आखिर कमला देवी इतनी बड़ी सभा क्यों बुला रही है। मंच फूलों से सजा हुआ था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मंच के बीचों बीच रखी सबसे सम्मानित कुर्सी पर कोई मंत्री, अधिकारी या उद्योगपति नहीं, बल्कि साधारण कपड़ों में बैठा राजू था। वह बार बार उठने की कोशिश करता और कहता, मालकिन मुझे नीचे बैठने दीजिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है। लेकिन कमला देवी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, आज ये जगह सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही है। कुछ देर बाद सभा शुरू हुई। कमला देवी मंच पर पहुंची। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोली, आज मैं कारोबार की कोई नई योजना बताने नहीं आई हूँ, ना किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने आई हूँ जिसने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके चरित्र से होती है। इतना कहते ही उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। राजू संकोच के साथ खड़ा हुआ, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कमला देवी ने सबके सामने एक एक करके पूरी रात की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक करोड़पति विधवा होने के बावजूद वह अपने ही रिश्तेदारों के बीच अकेली पड़ गई थी। कैसे बारिश की उस रात उनकी कार रास्ते में फंस गई। कैसे एक गरीब नौकर ने बिना किसी दिखावे के उन्हें अपनी टूटी हुई झोपड़ी में सम्मान के साथ ठहराया। कैसे उसी झोपड़ी में बैठकर उन्होंने सादी रोटी और दाल खाई। कैसे उन्होंने देखा कि जिस आदमी के घर की छत टपकती है वहीं अपनी कमाई का हिस्सा गरीब, विधवाओं, बीमार, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च करता है। कैसे उसने बिना किसी लालच के वर्षों पहले उनके पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी और कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। कैसे उसने आग में कूदकर मजदूरों की मेहनत की कमाई बचाई। कैसे उसने रात भर गांव की एक वृद्ध महिला की जान बचाने के लिए अपनी सारी बचत दे दी और कैसे उसने उनकी संपत्ति बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो गई। पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे। कमला देवी ने फिर वहाँ, आज तक लोग मुझे करोड़पति कहते थे, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ पैसों से अमीर थी। असली अमीर तो राजू है, जिसके पास ईमानदारी, दया, त्याग और इंसानियत की ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी फाइल उठाई और कहा, आज से मेरे सभी उद्योगों में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को नौकर नहीं कहा जाएगा। हर कर्मचारी मेरे परिवार का सदस्य कहलाएगा। किसी भी मजदूर का बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। किसी कर्मचारी का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा। किसी विधवा कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हर साल कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों और समाज के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन कमला देवी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने वकीलों के माध्यम से एक नया ट्रस्ट बनाया है। इस ट्रस्ट का नाम होगा राजू इंसानियत सेवा ट्रस्ट। ये नाम किसी अमीर आदमी के सम्मान में नहीं, बल्कि उस गरीब इंसान के सम्मान में रखा गया है जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा में होती है। ये सुनकर राजू घबरा गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मालकिन मेरा नाम मत रखिए, मैंने जो किया वह मेरा फ़र्ज़ था। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, यही कारण है कि ये
नाम सबसे योग्य है। जो सम्मान मांगता नहीं, सम्मान उसी को मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट के पहले कामों की घोषणा की। जिले के 5 गांवों में आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। 10 गांवों में नए विद्यालय खोले जाएंगे। विधवा महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र स्थापित होंगे। अनाथ और जरूरतमंदों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। हर वर्ष सैकड़ों गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। ये सुनते ही हजारों लोग अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई मजदूर भावुक हो पड़े। कुछ महिलाओं ने हाथ जोड़कर कमला देवी और राजू को आशीर्वाद दिया। उसी समय मंच के सामने बैठे एक बुजुर्ग मजदूर ने भावुक होकर कहा, आज पहली बार किसी मालिक ने हमें नौकर नहीं परिवार कहा है। ये सुनकर पूरे हॉल में बैठे लोग भावुक हो उठे। कमला देवी मंच से नीचे उतरी और राजू के सामने आकर बोली, आज मैं सबके सामने एक और बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने झुककर राजू के चरणों को छूने की कोशिश की। राजू घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। उसने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मालकिन ऐसा पाप मत कराइए। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ये किसी नौकर के चरण नहीं हैं, ये उस इंसान के चरण हैं जिसने मुझे इंसानियत का असली अर्थ समझाया है। पूरा सभागार इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। उसी समय जिलाधिकारी मंच पर आए और बोले, अगर इस देश में हर मालिक कमला देवी जैसा सोचने लगे और हर कर्मचारी राजू जैसा ईमानदार हो जाए तो समाज की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। सभा समाप्त होने लगी, लेकिन लोग अपनी जगह से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई राजू से हाथ मिलाना चाहता था, कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता था तो कोई सिर्फ उसे धन्यवाद कहना चाहता था। मगर राजू पहले की तरह विनम्र था। उसने सभी से बस इतना कहा, अगर सचमुच मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो अपने घर में काम करने वाले किसी भी इंसान को छोटा मत समझिए, उसे इज्जत दीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। उसके इन शब्दों पर पूरा सभागार फिर से तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद वही गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी कच्ची सड़क भी थी, जहां पक्की सड़क बन चुकी थी, जहां टपकती झोपड़ियां थी, वहां पक्के घर खड़े थे। अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा था। स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजती थी। विधवा महिलाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास लौट आया था। राजू आज भी उसी सादगी से रहता था। उसके कपड़े नहीं बदले, उसका व्यवहार नहीं बदला, उसका दिल नहीं बदला। बस अब उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, ये वही घर है जहां एक रात इंसानियत ने अमीरी को आईना दिखाया था। लोग दूर दूर से उस झोपड़ी को देखने आते, लेकिन राजू हर आने वाले से सिर्फ एक ही बात कहता, अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो कभी मत चूकना, क्योंकि इंसान के जाने के बाद उसकी दौलत नहीं, उसके अच्छे कर्म ही जिंदा रहते हैं। और सच भी यही है कि जिस रात करोड़पति विधवा मालकिन ने एक गरीब नौकर की झोपड़ी में रात बिताई थी, उस रात सिर्फ 2 इंसानों की जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि ये साबित हो गया था कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं, और दूसरों के लिए जीने से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सीख देने वाली और नई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।